अयोध्या में रामचंद्र जी का 7 फुट ऊंचा मुजस्मा बनकर तैयार हो गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस मुजस्मे की कल नकाबकुशाई करेंगे। रामचंद्र जी का ये मुजस्मा अयोध्या में शुद्ध संस्थान में कायम किया गया है। इस मुजस्मे को अयोध्या के म्यूजियम में रखा जाएगा। बीएसपी सदर मायावती से सियासी दोस्ती टूटने के बाद लखनऊ में एसपी सदर अखिलेश यादव ने मीटिंग की। इस मीटिंग में संजय सेठ समेत पार्टी के बड़े लीडर मौजूद रहे। मीटिंग में इस बात पर गौर फिक्र किया गया कि रियासत में इत्तेहाद नाकाम क्यों हुआ। साथ ही मीटिंग में आगे की हिकमत अमली तय की गई और पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। लोकसभा इंतखाबात में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने के बाद एक बार फिर मुलायम कुंबे को मुत्तहिद होने की बात सामने आ रही है। मायावती की तरफ से इत्तेहाद तोड़े जाने के बाद कई लीडरों ने शिवपाल सिंह को फिर से पार्टी में वापस लाने की वकालत की है, लेकिन जब इससे मुतल्लिक शिवपाल से बात की गई तो उन्होंने इस ताल्लुक से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उधर आरएलडी ने साफ कर दिया है कि एसपी से उसका इत्तेहाद कायम रहेगा। पार्टी के कौमी तर्जुमान अनिल दुबे ने कहा कि आरएलडी ने बीएसपी से इत्तेहाद नहीं किया था बल्कि एसपी से किया था। अनिल दुबे ने कहा कि ज़मीनी इंतखाबात में भी हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। समाजवादी पार्टी के साथ आज भी जैसे पहले थे वैसे हैं और उम्मीद है आगे भी बने रहेंगे और उपचुनाव भी हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत करके ही लड़ने का जो है काम करेंगे। मैंने पहले कहा कि हमारा रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ था और समाजवादी पार्टी का रिश्ता बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ था। समाजवादी पार्टी के साथ आज भी हम हैं और आगे भी उम्मीद है कि हमारे रिश्ते बने रहेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कल प्रयागराज जाएंगे। प्रियंका गांधी आम इंतखाबात में हार के बाद 40 उम्मीदवारों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कहा जा रहा है कि आइंदा उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के लिए जमीन बनाने पर भी गौर किया जाएगा। कांग्रेस में हार के बाद तज्जियाती मीटिंग का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में जेल कैदियों के लिए ऐशगा बन गई है। जेल के अंदर बंद कैदी दावत उड़ा रहे हैं और फोन से बात कर रहे हैं। जेल के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है और डीएम ने कमेटी बनाकर जांच का हुक्म सादिर कर दिया है। किसी भी मोबाइल हो या कोई भी निषिद्ध वस्तु हो उसका पहुंचना गंभीर बात है और इसी के लिए ये जांच की जा रही है। सर, ये उम्मीद करते हैं कि इसमें जो सत्यता होगी उसके बाद इसमें कड़ी कार्रवाई भी होगी। जी हाँ, अगर इस प्रकरण में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की संस्तुत की। गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकलना किसी जद्दोजहद से कम नहीं। सूरज की तपिश और लू ने लोगों को बुरी तरह से परेशान कर रखा है, लेकिन इस गर्मी में कुछ लोग अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सूरज की तपिश ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। लोग एसी कमरों और एसी गाड़ियों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पे बेतहाशा एसी गाड़ियां बढ़ गई हैं। अगर आप सड़क पे उतर जाते हैं तो बड़ी संख्या में एसी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और वो एसी गाड़ियां इतनी गर्मी छोड़ती हैं कि बगल खड़े होने वाला व्यक्ति भी गर्मी से बेहाल हो जाता है। शुमाली हिंदुस्तान में गर्मी अपने शबाब पर है। घरों से जैसे ही आप सड़कों पर आते हैं, एसी बसें और गाड़ियां गर्मी की शिद्दत को और बढ़ा देती हैं। पर ट्रैफिक पुलिस के जवान इस शदीद गर्मी में भी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते नजर आते हैं। तो इस परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और धूप है चाहे बरसात हो करना ही पड़ता है। गर्मी से बचने कोई उपाय नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अपने धूप में रहेगी और धूप में अपना काम करती है। कोई बचने का उपाय नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लगभग 38-40 तापमान है और इसी में ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है सबकी।
रोडवेज की जनरल बसों के ड्राइवर की जिंदगी भी किसी जंग से कम नहीं। मौसम की गर्मी के साथ साथ इन्हें इंजन की गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब हमने इनसे पूछा कि कैसे इस गर्मी में मैनेज कर पाते हैं तो उनका जवाब था, परिवार के लिए नौकरी तो करनी ही है। हम लोग को मजबूरी है चलना। मान लीजिए जब अधिकारी भेजेंगे तो चलेंगे जरूर। मान लीजिए परिवार चलेंगे नहीं तो कैसे खर्चा चलेगा। अब कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। कौन उपाय है? कुछ उपाय नहीं है, चलना है। कहीं रेलवे फाटक वाटक पर जब गाड़ी रुकती है तो गर्मी ज्यादा होती है तो लोग कहते हैं जल्दी करो, इधर से निकलो उधर से निकलो। यही सब रहता है बहस उन लोगों से। हम लोग नहीं कुछ करते, गमछे से पूछते हैं और क्या करते हैं और कोई उपाय है। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो एसी रूम में बैठकर खाने और नाश्ते का ऑर्डर करते हैं, जबकि ऑनलाइन डिलीवरी वाले की हालत क्या होती है आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। साइकिल से करते हैं सर, जाते हैं ऑर्डर उठाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा तापमान है, उसके बाद प्रॉब्लम है सर। गर्मी की सीजन है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहुँचाना तो पड़ेगा ही, पहुँचाना पड़ेगा सर। अगर टाइम से पहुंचाएंगे तो कस्टमर बोलते हैं कितना देर हो गया आया नहीं अभी तक। यानी कि जो व्यक्ति एसी कमरे में बैठ के ऑर्डर दे रहा है वो उसको समय से अपना ऑर्डर चाहिए, उसके लिए चाहे जो करके इन लोगों को समय से पहुंचना पड़े। ये गर्मी भी झेलते हैं, सूरज की तपिश भी झेलते हैं और कभी कभी जो ग्राहक हैं उनकी भी तपिश का सामना इन्हें करना पड़ता है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के काम करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ में वाक़े सयाहत से वाबस्ता दफ्तर की हैं, जहां दाखिल होते ही आपको लगेगा ये टूरिज्म का दफ्तर है, मगर यहां पड़ी कुर्सियों पर कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि उनके आने का कोई वक्त नहीं है, जबकि उनके जाने का वक्त तय है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय की। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय में मौजूद है और यहां ना तो कोई अधिकारी आया है और ना ही कर्मचारी। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं इस कार्यालय की तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक कनिष्ठ सहायक यहां पर बैठ करके कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। सुरजीत इनका नाम है, कनिष्ठ सहायक हैं। इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब नदारद हैं। एक तरफ जरा इधर आइए, ये जो चेयर पड़ी हुई है ये अकाउंटेंट साहब की है। अकाउंटेंट साहब 11 बजने को आए हैं लेकिन अभी तक इन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। ये क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय का हाल है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे। ये जो केबिन बना हुआ है ये पर्यटक अधिकारी का है। दीपिका हैं पर्यटक अधिकारी, इनकी भी कुर्सी यहाँ पर खाली है, कोई नहीं आया। सिस्टम है लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, अलमारी है, लेकिन अधिकारी महोदया अभी तक नहीं आई हैं। और ये है अंजू चौधरी जो क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी हैं, जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है पर्यटन को लेकर के, लेकिन ये भी यहाँ पर नहीं आई। हालांकि जो कनिष्ठ सहायक हैं सुरजीत, उनका कहना है कि हो सकता है कि मैडम मीटिंग में गई हों। इनका भी कैबिन दिखा दीजिए अभिषेक कि किस तरह से यहाँ भी कुर्सी खाली पड़ी हुई है। इधर बैठते हैं कुछ और अधिकारी, ये भी कुर्सी देखिए खाली पड़ी है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 का स्टाफ है, कनिष्ठ सहायक, अकाउंटेंट, पर्यटक अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी और एक अन्य ड्राइवर भी यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। लेकिन ये सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और इनकी ओर नजरें इनायत करने वाला कोई नहीं है। हम आपको समय भी दिखा देते हैं। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर समय है क्या, ये देखिए 10:38 AM, 10:38 AM। मैं क्लोज करना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि क्लोज करके दिखाएं कि यहाँ पर टाइमिंग इस वक्त क्या हो रही है। 10:38 मिनट, 10:38 AM, 6/6/2019। यहाँ मुख्यमंत्री के आदेशों की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ज़रूरत है तो कड़ा एक्शन लेने की, सख्त एक्शन लेने की, ताकि एक मैसेज जाए कि जो भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो जिस लेवल का हो, अगर वो समय पर नहीं आते हैं तो वो एक्शन के लिए तैयार रहें। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। अनंतनाग के सिडोरा में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक फौजी एहलकार की मौत हुई है। फौजी की शिनाख्त सिडोरा के मंजूर अहमद बेग के तौर पर हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया है। इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से। अनंतनाग के सिडोरा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक फौजी एहलकार की मौत हो गई है।
फौजी की शिनाख्त सिडुरा के मंजूर अहमद बेग के तौर पर हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया है। इस वक्त की अहम खबर नाजरीन, अनंतनाग के सिडुरा में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक फौजी एहलकार की मौत हो गई है। आपको बता दें, फौजी की शिनाख्त सिडुरा के मंजूर अहमद बेग के तौर पर हुई है और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। 2017 में आजमगढ़ के सिगड़ी तहसील इलाके में जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में मुलजिम और 50,000 के इनामी धर्मेंद्र मौर्या को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से गैरकानूनी शराब, मोबाइल और दीगर सामान बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शराब की कीमत तकरीबन 10 लाख बताई जा रही है। फिलहाल मजीद पूछताछ कर रही है पुलिस। रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके साथ 5 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये 50,000 का इनाम चिरैया कोट थाने से था, लेकिन ये अपराधी काफ़ी दिनों से इसमें अवैध शराब के बनाने में ये लिप्त रहा है। ये सीतापुर, बनारस, मऊ, आजमगढ़, ये तमाम थानों में 24 मुकदमे इसके खिलाफ कायम हैं। उल्मा और दानिश्वरों का मानना है कि हाल ही में पेश आने वाले मॉब लिंचिंग के वाकयात ये बताने में काफी है कि शरपसंद अनासर पर वजीर आजम की तकरीर का कोई असर नहीं है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि इसका मतलब तो यही है कि शरपसंद अनासर वजीर आजम के बयानात को तरजीह नहीं दे रहे हैं। साथ इस ख्याल का इजहार भी किया जा रहा है कि जिस तरह कई सियासी जमातों ने अपने तर्जुमान को किसी भी बहस और मुबाहिसे में शिरकत से मना किया है, उसी तरह मुसलमानों को भी हिकमत अमली वज़ह करनी चाहिए। बिलखुसूस उल्मा और नाम निहाद मौलवियों को मीडिया से इज्तनाब बरतना चाहिए। कई जगह पे बल्कि जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं मज़हब की बुनियाद पर, वो पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क को शर्मसार करने वाले हैं, पूरे मुल्क को बदनाम करने वाले हैं। मुसलमानों को किसी भी तरीक़े की सियासी बहस और मुबाहिसे में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना मुहासबा करना चाहिए और हर सतह पर, लीडरशिप के सतह पर भी, अवामी सतह पर भी, कि हम लोग इस मुल्क में किस तरीक़े से अपने हुकूक़ हासिल करें, किस तरीक़े से एक बाइख्तियार कौम, एक बावकार कौम बन सकें। और बयानात आए या जिस तरह से मुसलमानों की जो इलेक्शन के दौरान या उससे पहले दिल आज़ारी की जा रही थी, उस पर मरहम रखने की कोशिश की गई, ये भी सोचने का वक्त है, देखने का वक्त है। और अगर ईमानदारी से इस पर बात की गई है और अगर सचमुच मुसलमानों का विश्वास हासिल करने की ईमानदाराना तौर पर बात की गई है, तो ये भी देखने का विषय है। सब्र के साथ, सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ देखेंगे, देखते हैं मुसलमान के क्या करते हैं। और अगर सचमुच मुसलमान के हक़ की, मुसलमान के तालीम की, मुसलमान की रोज़ी रोटी की बात कोई भी करता है, तो मुसलमान उसके साथ जाने के लिए बेहिचक तैयार होगा। ये थी बिहार की सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। बेतिया में मारपीट का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मुलजिम के घर पर छापामारी की, लेकिन मुलजिम घर से फरार हो चुका था। मारपीट का ये वाकया गुज़िश्ता रोज का है, जब बीजेपी के रियासती डिप्टी चेयरपर्सन रेणु देवी के भाई ने एक शख्स की सिर्फ इसलिए बुरी तरह पिटाई की क्योंकि वो कुर्सी पर बैठा रहा। वो शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ। सीसीटीवी में ये सारा मामला कैद हो गया है। रेणु देवी ने अपने भाई से किसी किस्म के ताल्लुकात होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि भाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। सावन करीब में आए थे वो पिन्नू जी दवा मांगने के लिए, तो मैंने बोला दवा भी ख़त्म है। उन्होंने अंदर घुसकर मुझे मारने लगा, बाहर घर से और दुकान से बाहर ले आकर मुझे मार जाने की धमकी दी। कहाँ ले गए थे मरने के लिए आपको? बिजली विभाग ऑफिस में कैंपस में ले गए थे लोग जी। वहाँ पे कितने लोग कम से कम थे? 3-4 आदमी थे, 4-5 आदमी थे, मिनिमम 4-5 आदमी थे लोग। 3 आदमी पकड़ा हुआ था लोग और 2 आदमी बाहर था लोग। पुलिस को जिस तरीके जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने इस मामले में सुगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है और आगे अरेस्टिंग के लिए कार्रवाई चल रही है। पीड़ित परिवार से मेरी स्वयं की बात हुई है
और हम लोग ने उनको आश्वासन भी दिया है, उनको सिक्योरिटी भी दी गई है। अभी एक एसआई उनके घर पर ही हैं और हम लोग पूरी तरीके से उनको को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो एफआईआर में उनका बयान होगा उसी के अनुसार हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे और इसमें अरेस्टिंग की जाएगी। इस बारे में बीजेपी रुकन प्रेम रंजन पटेल ने रेणु देवी का बचाव करते हुए कहा कि उनका नाम लेना ठीक नहीं है और कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई होगी। उसमें रेणु जी का कोई जो है से रोल तो है नहीं, उनका कोई हाथ नहीं है और कानून का राज है। प्रशासन अपना काम करेगा, अगर कोई भी दोषी व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाई करेगा। इस शासन में किसी को न बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, जो गलती करेगा गलती की सजा भुगतना पड़ेगा। बिहार में जराइम की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। कटिहार में कैश वैन से 50 लाख की लूट हुई है। मामला कदवा थाना इलाके का है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम में कैश डालने वाली वैन को निशाना बनाया और बंदूक के नोक पर 50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लुटेरों में एक खातून भी शामिल थी। पुलिस मामले की छानबीन में मसरूफ है। पटना सिटी के चौक इलाके के दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। इंतजामिया ने गैरकानूनी पॉलिथीन बैग के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। दुकानदारों का इल्जाम है कि मुहिम के दौरान पुलिस वालों ने उनसे मारपीट की, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। साथ ही कसूरवार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुंगेर में AK-47 मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। लोकसभा इंतखाबात के चलते इस मामले की जांच रुकी हुई थी। इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर इसमें तेजी आई है। पुलिस ने इस सिलसिले में SIT बनाई है, जो फरार मुलजमीन की तलाश कर रही है। पुलिस इस सिलसिले में अब तक 6 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सेवन में जो कार्य थे वो थोड़ा धीमे हो गए थे और पुनः फिर नए ढंग से सभी SIT का गठन कर दिया गया। जो शेष बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एवं विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान के लिए अलग अलग SIT का गठन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया, जिसमें सभी द्वारा अब काम फिर से शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि हाल के दिनों में कुछ नई उपलब्धियां सामने आ सकेंगी। लोकसभा इंतखाब खत्म होने के बाद अब अक़लियती इदारों की तश्कील का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। मुहिबान उर्दू ने उर्दू एकेडमी और गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की फौरी तश्कील का मुतालबा किया है। बिहार उर्दू एकेडमी की तहलील होने के सबब रियासत में उर्दू का तरक्याती काम पूरी तरह से बंद है। लोकसभा इंतखाब से कबल हुकूमत ने कई इदारों की तश्कील की थी, ताहम उर्दू एकेडमी को नजरअंदाज कर दिया गया था। अपोजिशन ने इस मामले पर नीतीश हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हुकूमत नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उर्दू का डेवलपमेंट हो। उर्दू एकेडमी से माहौल बनता है उर्दू का, और उर्दू एकेडमी इतने दिनों से नहीं सेक्रेटरी है, ये अफसोसनाक है। हम चाहते हैं कि ETV उर्दू के माध्यम से हमने कहना चाहते हैं वज़ीर आला से कि आखिर ये चीज़ कब बहाल करें, क्या क्राइटेरिया है उनका। इसलिए जल्द से जल्द वो उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरी बहाल करें ताकि उर्दू एकेडमी अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सके। दूसरी जानिब महकमे अक़लियती उमूर ने दावा किया है कि हुकूमत अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से संजीदा है। वज़ीर अक़लियती फलाह खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद का कहना है कि उर्दू एकेडमी की तश्कील का मरहला जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 27 तारीख को तो ये आचार संहिता समाप्त हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब जो है सारे जो भी आयोगों का या उर्दू एकेडमी जो भी है, ये सारे जो है अब उसके पूरा कर लिया जाएगा। वो गठन जो नहीं हुआ है और इस पर सरकार गंभीर रूप से तवज्जो देकर इसको फौरन इसको गठन करेगी। वाज़ेह है कि उर्दू एकेडमी को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलता है, ताहम एकेडमी की तहलील होने की वजह से ये रकम खर्च नहीं हो पा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मुल्क में लाख मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जाए, लेकिन मुल्क के लोग भाईचारे और एक दूसरे की मदद के साथ अमन सुकून से रहना चाहते हैं। एक ऐसी मिसाल देखने को मिली है। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
2018 से किडनी जैसी बड़ी बीमारी में मुब्तला रहे हिंदू मुस्लिम खानदान को जब कोई सहारा नहीं मिला तो तमाम मजहबी दीवारें टूट गईं। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब एक हिंदू और मुस्लिम खानदान एक नए रिश्ते की शुरुआत कर नई जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने वाले फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने बताया कि अब्दुल अजीज एक कश्मीरी मुसलमान गुज़िश्ता 1 साल से किडनी फेल होने की वजह से डायलिसिस पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी अहलिया शाजिया का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए किडनी नहीं मिल पा रही थी। इसी तरह बिहार की मंजुला देवी और उनके शौहर सुजीत कुमार का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं हो पा रहा था। फोर्टिस के सीनियर डॉक्टर रंजन ने बताया कि दोनों खानदानों को स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट से उम्मीद की एक किरण नजर आई, जहां ये दोनों खानदान एक दूसरे के साथ आई किडनी ऐप के जरिए राब्ते में आए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो पूरा मामला आया है हिंदू मुस्लिम का, एक बहुत अच्छा मैसेज भी जो है वो लोगों के बीच में गया है। आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा क्या मामला था और किस तरह से आपने इस पे काम किया? देखिए, किडनी की जो बीमारी होती है उसका, किडनी फेलियर की बीमारी का हल होता है किडनी ट्रांसप्लांट। और रिसर्च में ये पाया गया है, जो डेटा है वो ये दिखाता है कि बेहतरीन इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट है और डायलिसिस से मरीजों का जीवन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो इसलिए किसी भी मरीज़ जिसकी किडनी फेल होती है उसके लिए ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। एक स्वैप ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। 2009 में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट में संशोधन हुआ था, जिसके की वजह से 2 ऐसे परिवार जिनमें कि डोनर्स हैं लेकिन उनकी आपस में नहीं मैच कर रही है, लेकिन एक परिवार की किडनी दूसरे परिवार से मैच कर रही है और दूसरे परिवार के पहले परिवार से मैच कर रही है, तो ऐसे में हम दोनों किडनी की अदला बदली कर सकते हैं। तो इसी को स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास ये 2 फैमिलीज़ हैं, अब्दुल अजीज़ जी जो कि कश्मीर के निवासी हैं और मंजुला कुमारी जो कि बिहार की रहने वाली हैं, तो इन लोगों में यही सिचुएशन थी। जैसे अब्दुल अजीज़ का ब्लड ग्रुप बी था और उनकी पत्नी का ए था, इस वजह से वो अपनी किडनी नहीं आदान प्रदान कर पा रहे थे। दुनिया में 90% लोग डायलिसिस के सहारे चल रहे हैं, जबकि 10% लोग ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। आई किडनी ऐप के ऑपरेटर्स का कहना है कि देश दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ा जाएगा। डायलिसिस के मुकाबले ट्रांसप्लांट ज्यादा आसान है। हिंदुस्तान जो कि एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन फिर भी मुल्क में मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता है, लेकिन मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में आपसी मोहब्बत है। ऐसी ही ये मिसाल है जिसमें बिहार की हिंदू खातून ने कश्मीर के एक शख्स को ट्रांसप्लांट के जरिए किडनी दी। दोनों ने आपसी भाईचारे का पैगाम भी दिया है। मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ट्रांसप्लांट कराओ, फिर कोई डोनर मुझे नहीं मिला। मुझे 3 बेटियां हैं, 1 लड़का है जो कि छोटे छोटे हैं। फिर मिसेज मेरा तैयार हो गया किडनी डोनेट देने के लिए, लेकिन बात किस्म यह है कि इसका ब्लड ग्रुप मेरे साथ मैच नहीं हुआ। मेरे पापा की किडनी फेल थी, 2 साल से वो डायलिसिस कर रहे थे। डायलिसिस के दौरान हमें बहुत परेशानी हो रही, खासकर पापा को बहुत परेशानी हो रही थी। उनकी सांसें नहीं चल रही थी, खाना पीना तो वो खा ही नहीं सकते, ज़्यादातर कि वो पानी भी नहीं पी सकते थे।